क्रिचॉफ्स लॉ के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आज कुछ और अप्लाइड न्यूमेरिकल्स करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। आपके सामने एक क्यूब बना हुआ है। इस क्यूब में जितनी भी रेजिस्टेंस हैं वो सारी बराबर है। इस क्यूब में जितनी भी रेजिस्टेंस हैं यहाँ सारी बराबर हैं। ऑल इन सभी की वैल्यू जो है वो एक एक ओम है। ठीक है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है। 12 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ जो करंट आ रहा है वो लिखता है 6I। करंट की वैल्यू नहीं पता है और हमारे को बताना है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। देखो, नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका जो था हमारा, कौन सा तरीका, सीरीज़ और पैरेलल निकालने वाला, उस तरीके से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। लेकिन ये ज़रा सर्किट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो इसमें क्या होगा, जैसे नॉर्मल वो ओम्स लॉ को यूज़ करके करते थे, अब यहाँ पर ओम्स लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन ही क्रिचॉफ्स लॉ है, उसको यूज़ करके ही सॉल्व हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो, इस बात को ऐसे समझो, सबसे पहले क्वेश्चन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझो। क्वेश्चन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, लॉजिक को समझो। सबसे पहले करंट का इनपुट देखो और आउटपुट देखो। इनपुट देखा, ये 6 एम्पियर है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ से बाहर करंट भी 6 एम्पियर ही बाहर निकलेगा। लेकिन अब वो चलेगा कैसे, यहाँ से देखना है। मैंने क्या बोला, इनपुट देखो और आउटपुट देखो। इनपुट में 3 रास्ते निकल रहे हैं, 1 2 और 3। ये 3 रास्ते जब आगे जाएंगे तो वो क्या तरीका, उनकी क्या डायमेंशन होगी, किस तरीके से आएंगे। देखो, सबसे पहले एक तरीका हो सकता है 1 2 एंड 3। इसको 3 स्टेप्स चलने पड़ेंगे इस रास्ते में आएंगे तो। अगर दूसरे रास्ते चलेंगे तो 1 2 एंड 3। तीसरे रास्ते चलेंगे तो 1 2 एंड 3। इसको फॉलो नहीं करते हैं तो 1 2 एंड 3। ठीक है, सिंपलेस्ट वे पकड़ना है, फास्टेस्ट वे, लॉन्गेस्ट वे नहीं पकड़ना है। कहीं आप बोलें कि सर इसको हम ऐसे जाएंगे कि भाई सर 1 2 3 4 5 लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। कभी भी करंट निकलेगा तो वो फास्टेस्ट रूट से ही बाहर निकलेगा। ठीक है ना, कोई भी, आप भी अगर रूम से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आप फास्टेस्ट रूट से बाहर निकलोगे। नदी भी अगर बहती है, नदी में पानी भी बहता है तो वो फास्टेस्ट रूट से बहता है। तो इस बात को ध्यान करो कि वो फास्टेस्ट रूट से बहेगा। ठीक, आगे बढ़े हैं बात को ना। तो आपको फास्टेस्ट रूट देखना है, जल्दी से जल्दी करंट बाहर कैसे निकल सकता है। हमने यहाँ ये देखा कि तीनों रास्ते बराबर हैं। इसका ये मतलब हुआ कि तीनों की रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है। इसका मतलब तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल जैसा होगा। इसका मतलब यहाँ से जो करंट अंदर की तरफ जाएगा वो बराबर जाएगा। एक रास्ते में 2 और 3। करंट कितना इनपुट आ रहा है, 6I। तो 2I इधर जाएगा, 2I इधर जाएगा और 2I इधर आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2I आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं, 1 2 एंड 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2I यहाँ पर आएगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट दोबारा होगा 1I एंड 1I। ठीक है, इसी तरीके से जो करंट यहाँ से जा रहा है उसको बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं, 1 2 एंड 1 2। ठीक है, तो अब हम इसको अगर बनाएं तो करंट अगर यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ भी 2 एम्पियर होगा। ठीक है, इसको हम 2I होगा, 2I होगा। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा I और यहाँ भी होगा I। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर I आया, यहाँ पर कितना पहुँच गया, I, ये I पहुँच गया। ठीक, ये वाला काम ख़त्म। नाउ दिस इज I, दिस इज I, दिस इज ऑल्सो I। नाउ तो यहाँ कितना आएगा, 2I। ठीक बात है ना। अगर यहाँ से I आ रहा है, यहाँ भी I है, तो दिस विल बी 2I। नाउ अब हमने सारी डायमेंशंस को चेक करना है कि करंट कहाँ क्या क्या चल रहा है।
आगे बढ़ते हैं बच्चे, बात करते हैं एक आई और एक आई। अच्छा अब बात करो दोबारा, सॉरी, इसको अब हो गया हमारा काम, हमारे अब रह गया है इस आई से यहाँ पर आई आया, ये दो रास्तों से बाहर निकलेगा, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फास्टेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होगा, एक आई इधर से निकलेगा और एक आई इधर से निकलेगा। यहाँ पर आई आ रहा है और यहाँ पर भी आई आ रहा है नीचे से, तो यहाँ पर कितना निकलेगा 2i, ठीक है। यहाँ पर 2i आ रहा है, यहाँ पर भी 2i आ रहा है, दो जगह 2i आ रहा है। अच्छा अब मेरे को बताओ यहाँ पर कितना आ रहा है i, यहाँ पर भी आई है तो यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी आई होगा, दिस विल बी ऑल्सो आई, तो यहाँ कितना जाएगा 2i। डन। ज़्यादा ज़्यादा 2i नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी 2i होगा, हम पहले से ही समझ चुके हैं, यहाँ पर भी 2i था, यहाँ पर भी 2i था, यहाँ पर भी 2i है, तो इसका मतलब यहाँ से कितना निकल जाएगा बाहर 6i। डन। ये बात पूरी समझ में आ गई, आपका पूरे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात थी, उसके बाद तो सिंपल किरचॉफ्स लॉ लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो करंट इसमें 6i जा रहा है, उसने पूछा है हमारे से क्वेश्चन में, बताओ कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है हमारे को। मान लेते हैं लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मेरी क्या है, क्या मान लेते हैं हम, आर मान लेते हैं, ठीक है। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो गई वो आर डैश मान लेते हैं। आर मानते हैं हम सभी 1 ओम वाली रेजिस्टेंस को, ये 1 ओम वाली जितनी भी रेजिस्टेंस है ना, इसे हम आर मानते हैं। अभी वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, अभी हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करते चलेंगे ना। अब इसका नाम दे दें हम एक बार, नाम को देखें तो क्या नाम दे दें हम इसका, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी एंड ये पीछे की तरफ है डी। एक्सक्यूज मी। नाउ ए के ऊपर चले खड़े हो जाते हैं ए डैश, बी के ऊपर खड़े हो जाते हैं, इसका नाम देते हैं बी डैश, सी के ऊपर खड़े होते हैं सी डैश और डी के ऊपर खड़े होते हैं डी डैश। नाम देने का आसान तरीका हो गया। नाउ अब आगे, अब आप क्लोज सर्किट लेंगे, जैसे हम किरचॉफ्स लॉ में याद करो, अब किरचॉफ्स लॉ में हम क्लोज सर्किट लेते थे, तो हमें क्लोज सर्किट ले लेते हैं बेटा, ये वाला ए बी सी सी डैश, ये क्लोज पाथ है। चलो क्लोज पाथ लेते हैं और क्लोज पाथ का नाम ले लेते हैं ए बी सी इन क्लोज पाथ ए बी सी सी डैश, फिर उसके बाद हमारे ई की तरफ, फिर ए की तरफ, ठीक है। ये याद रखने का तरीका हो गया। चलो जी, सबसे पहले अब फिर उसके बाद अब डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट जो है हम कैसे कर लेते हैं, हम लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आप समझो बच्चे, इसको रब करता हूँ, रब करना शुरू करता हूँ, जैसे मैं रब करना सिखा रहा था, ए से शुरू कर रहे हैं, ए से शुरू करेंगे, यहाँ से देखो आप, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो करंट मेरा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मेजरमेंट की डायरेक्शन मेरी ऐसे है, उल्टी है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप को हम कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, तो -2i, ठीक है। आर कितना है, 1 है, चलो 1 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 2i 1 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ पर देखें हम, इसके बाद हमने मेजरमेंट करते हुए ये पढ़ा, हमने ऐसे जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेजरमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसे है, घूमकर ऐसे आ रही है। मतलब किस तरीके से, देखो एरो को देखो आप, ये एरो हमने ऐसे बनाया है, तो अगर इसको चक्कर डाल के लाऊं तो ये ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा। तो मतलब कि करंट की डायरेक्शन और मेजरमेंट की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। तो मतलब वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -i इंटू उसकी रेजिस्टेंस है 1। फिर इसके बाद आगे जाओ, हमने इस पाथ पे जाना है, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ये देखो मेजरमेंट की डायरेक्शन देखो, मेरा कर्सर देखो, ये ऐसे जाएगा, इस रास्ते जाएगा और ऐसे आएगा, वापस आएगा, मतलब यहाँ भी उल्टा आ रहा है,
ठीक है ना। यहाँ पर देखें हम तो ये उल्टा आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा, -2i इंटू रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद जो है करंट बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, निकल गया, निकल गया, और यहाँ पर आते आते क्या है, नेगेटिव टर्मिनल आया। तो नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, जो भी ये वैल्यू है माइनस है ना, तो क्या लिखेंगे हम, -10 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, -2 -1 will be -2 -1 is -3 -3 मतलब -5, तो -5i इजिकल्स टू -10, सॉरी 10। तो i इजिकल टू कितना हो गया आपके पास, 2, i इज़ 2, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आई आ गया आपके पास 2 एम्पियर, मतलब बेसिकली माइनस और प्लस की टेंशन मत लो, माइनस और प्लस जो है, माइनस और प्लस ये जो माइनस आया है, ठीक है, इस माइनस और प्लस केवल डायरेक्शन को बताया था, वैल्यू की टेंशन आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपका आई आ गया आपके पास, नेट आई आ गया आपके पास 2 एम्पियर। अब करंट अगर 2 एम्पियर आ गया है, बस अगर आप पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट को समझो आप, आपके पास वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू है ना 10 वोल्ट, और करंट आई कितना है, देखो ध्यान से, आई है 2 एम्पियर, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा था उसने बताया था 6i, ठीक है ना। तो 6i अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब टोटल करंट इन सर्किट कितना होगा, 6i, मतलब 6 × 2 इजिकल्स टू कितना होगा, 12 एम्पियर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, V इजिकल टू आई आर होता है, V इजिकल्स टू आई आर। करंट मेरे को मालूम है, मेरा सर्किट में करंट कितना चल रहा है, सर्किट में करंट चल रहा है 12 एम्पियर, और वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो नेट रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। इसे हमने R' नाम दिया था ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R', तो V है 10, I है 12 और इंटू R', तो R' विल बी इक्वल टू 10/12, मतलब कि 5/6 ओम। बस ये आंसर है आपका, ठीक है, बात समझ में आ गई, गुड। अब देखो एक और क्यूब वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्यूब वाले 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सारे के सारे कवर करूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर है 12 वायर्स हैं, ये सारी तारें हैं, सबकी रेजिस्टेंस बराबर है। अब वैल्यू नहीं दी हुई है, अब वैल्यू उसके क्या लिख दिया हमने, R, सबकी वैल्यू R में। फाइंड द रेजिस्टेंस इन द क्यूब बिटवीन 2 कॉर्नर्स ऑफ द सेम एज, मतलब कि ये सेम एज हो गई ना, एक ही एज के कॉर्नर्स पे यहाँ आपको रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ A और यहाँ बात करूँ B, तो मेरे को A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, देखो तो क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस, एक देखो यहाँ से एक सर्किट, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन समझो, विजुलाइज करने की कोशिश करो कि मैंने एक सर्किट ऐसे बना दिया, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि करंट अगर यहाँ से आ रहा है तो एक तो रास्ता है उसका यहाँ से बाहर निकलने का, दूसरा रास्ता यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, ठीक है, और फिर यहाँ से निकलने का भी है, कई रास्ते हैं। इसका मतलब जो मैंने ऊपर ग्रीन ब्लू सर्किट बनाए हैं वो सारे इसके साथ पैरेलल में हैं, लेकिन अब कौन किसके साथ सीरीज़ में है, कैसे पैरेलल में है, अगर हम इस चक्कर में लगे तो बहुत समस्या और बहुत समय लग जाएगा। तो किरचॉफ्स लॉ जो है इसकी समस्या को जल्दी समाधान करता है। देखो लॉजिक को समझो आप इसके अंदर, देखो सबसे पहले पता नहीं है यहाँ कितना करंट जा रहा है, ठीक है, बैटरी की वैल्यू भी नहीं पता है हमारे को ना। पहले मैंने आपको लास्ट टॉपिक में क्या सिखाया था, देखो कि आप कहाँ से जा रहे हो और कहाँ निकलना है। आपको इधर से जा रहे हो और आपको यहाँ से निकलना है, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ जब आप घुस रहे हो तो वहाँ घुसने का और बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं ये समझो आप। देखो बाहर निकलने का एक तो फास्टेस्ट रास्ता ये है, एक तरीका, दूसरा फास्टेस्ट रास्ता है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप,
फास्टेस्ट बोल रहा हूँ, वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी हो सकती है कि जो यहाँ से निकलेगा वो एक स्टेप, मैं ग्रीन ही बनाता हूँ इसको, दूसरा रास्ता हो सकता है बच्चों एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। इसका मतलब ये जो ग्रीन मैंने पाथ बनाया है ये दोनों के 3 स्टेप बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों में करंट बराबर की तरफ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से करंट हम डाल देते हैं, एक x डाल देते हैं और एक 2y डाल देते हैं। x तो सीधा चला जाएगा और 2y ने बराबर बराबर जाना है, y एक इधर चला जाएगा और एक y इधर चला जाएगा, ठीक है ना, और ये x इधर चला गया। यहाँ तक स्टडी समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद समझो आप, जब करंट ये वाला y यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट, इस जंक्शन पर जो है, इस जंक्शन पर आपको क्या करना है, 2 तरीके से करंट बाहर निकल रहा है। पाथ नंबर 1 बाहर निकलना है, याद समझो, एक 1 स्टेप, ठीक है, और दूसरा कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों जगह में करंट अलग अलग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। मतलब मैं इस बात को ऐसे बोलूँ कि करंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रास्ते में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों की अलग अलग होगी, मतलब कि रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। इसका ये मतलब हो कि दोनों जगह करंट अलग अलग फ्लो करेगा, करंट सेम फ्लो नहीं करेगा। तो इसको हम अब यहाँ पर यही बात है मेन समझने की, कि अगर यहाँ पर y आया, मान लेते हैं यहाँ पर मेरा करंट जो है वो z फ्लो कर रहा है, तो यहाँ बचा हुआ फ्लो करेगा, यहाँ z नहीं जाएगा, यहाँ y माइनस z जाएगा। इसी तरीके से z वाले में हमने देखा था, देखो ऊपर वाले में हमने क्या किया था, जो यहाँ से करंट फ्लो किया था, z वो रास्ता था जिसमें 2 स्टेप काउंट हो रहे थे। सिमिलरली देखें, जब मेरा यहाँ y है और यहाँ से भी 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन एक स्टेप 2 स्टेप वाला यही है, और जो बाकी दूसरा है वो कहाँ से निकल रहा है, वो निकल रहा है बच्चे इसी से, देखो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ठीक है, तो मतलब लंबा स्टेप निकल रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हमने बाहर निकाला, जैसे ऊपर किया था वैसे यहाँ कर दो, यहाँ पर भी z निकलेगा, तो बाकी बचा हुआ यहाँ निकल जाएगा y माइनस z। यहाँ तो बात समझ में आ गई। आगे अब मेरे को बताओ, इस जगह पर y माइनस z करंट है, यहाँ भी y माइनस z करंट है, तो इसका मतलब बताओ यहाँ पर करंट कितना होगा, 2y माइनस 2z, ठीक है ना, 2 ऑफ y माइनस z। समझ आ गई मेरी बात। चलो जी, अब यहाँ पर आप z करंट लेकर आए हो, ठीक है, यहाँ पर भी z करंट है, अब बात समझो, यहाँ पर इधर पे आ जाओ, इस पॉइंट पर खड़े हो जाओ। यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, 2y माइनस z। बाहर जाना है, बाहर जाने कितने रास्ते हैं, यहाँ से 1 स्टेप 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, दो रास्ते हैं और दोनों बराबर हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक जो करंट यहाँ से आएगा, ये y माइनस z एक इस रास्ते चल पड़ेगा और एक y माइनस z इस रास्ते चल पड़ेगा। डन। अब बात समझो आगे, ये काम हो गया ख़त्म। अब इसके बाद इस पॉइंट को देखो, यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है, z, ठीक है, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है आपके पास z, और यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, y माइनस z। तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा, y माइनस z में z जोड़ दो तो आ जाएगा y, तो करंट y नीचे की तरफ आएगा। सेम बात यहाँ पर भी है, यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है, y माइनस z, मतलब यहाँ भी y माइनस z है, यहाँ z है, इसका मतलब यहाँ भी z है। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ करंट कितना फ्लो करके आएगा, y, ठीक है। अब इससे अब और आगे समझो, देखो y यहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ भी y है, यहाँ y है, मतलब यहाँ भी y है, और करंट जो यहाँ से बाहर निकल जाएगा वो कितना होगा, x तो पीछे से आ ही रहा है, तो x प्लस 2y बाहर निकल जाएगा। जैसा इनपुट किया था उतना ही आउटपुट बाहर आ गया। बस ये करंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका था, ठीक है। अब करंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका तो आपको मेन समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बाकी क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है।
ठीक है। अब हमको यहाँ निकालना है कि सभी की रेजिस्टेंस तो आर है और हमको दो नेट रेजिस्टेंस बतानी है सर्किट की, नेट रेजिस्टेंस सर्किट। तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, थोड़ा सा रंग कलर चेंज कर देते हैं, ई एफ जी एंड एच ना। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे को ये तो मैंने आपको जो नीचे बैटरी बनाई थी, बैटरी की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि ये तो मैंने आपको केवल एक समझाने के लिए बनाई थी, थोड़ी देर के लिए। मैं इसको अब डिलीट करता हूँ क्योंकि मेरा इसका पर्पस ही नहीं है। ठीक है, मेरे को नेट रेजिस्टेंस बतानी है, कोई करंट की वैल्यू तो बतानी नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है तो आई हैव नो नीड, तो इसको हम ए लिख लेते हैं ना। आप सबसे पहले बच्चों सर्किट को स्टडी करो कि कौन से पाथ को आप लेना चाहोगे। तो हम ले लेते हैं, किसी भी पाथ को भी उठा लो आप, डी एच जी सी एंड डी, एक क्लोज पाथ ले लिया। ठीक है, क्लोज पाथ ले लो और इसके अंदर हम एक कोई भी एक रेफरेंस स्टडी कर लेते हैं। ऐसे स्टडी कर ले, पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबकी रेजिस्टेंस, हर तार की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, हर तार की रेजिस्टेंस देखो स्मॉल आर है। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ एच जी में डायरेक्शन कैसे है? जैसी मेरी डायरेक्शन है वैसे ही मेरी वो हो रही है मेजरमेंट। देखो डायरेक्शन ही मेरी ऐसे है और मेजरमेंट भी मेरा करंट वैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी मेरे पास, पहले पाथ का नाम लिख लूँ मैं, डी एच जी सी, और उसके बाद फिर दोबारा डी लिखना चाहिए ताकि हमने बोल दें कि क्लोज पाथ है। सबसे पहले शुरू करें एच जी में, एच जी में जा रहे हैं तो हमारा होगा 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस जेड इंटू आर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर रब करते हुए आ रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट भी ऐसे ही है, करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा है, वाई माइनस जेड इंटू आर प्लस वाई माइनस जेड इंटू आर। फिर उसके बाद आए यहाँ पर उल्टे हो गए क्योंकि यहाँ करंट उल्टा चल रहा है, तो माइनस जेड आर, फिर उसके बाद गए यहाँ पर गए तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस वाई माइनस जेड इंटू आर। टोटल पाथ में करंट है 0, तो कितना हो जाएगा वाई माइनस जेड, 2 और 1 3 और 1 4 टाइम्स ऑफ वाई माइनस जेड इंटू आर माइनस जेड इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो 4y माइनस 4 आर, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, 4y आर माइनस 4z आर माइनस जेड आर इज इक्वल टू 0, 4y आर इज इक्वल टू 5z आर। आर से आर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 4y इज इक्वल टू 5z। तो y और z में हमारे को एक रिलेशन मालूम चल गया। ठीक है ना, ठीक है, तो z इज इक्वल टू 4/5y। क्लियर, ये एक पाथ हो गया, ये भी हमारे को काम आएगा। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बात करो, अब एक और लूप ले लो आप, पीछे वाला लूप हमने समझ में आ गया। जैसा मर्जी कोई भी क्लोज लूप ले सकते हो, ए बी सी डी ए, ये वाला लूप लेते हैं आप। इन लूप ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए की बात करूँ तो ए से बी में जाता हूँ अगर मैं,
ए से बी में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अच्छा डायरेक्शन भी लेनी है पहले हमारे को, चलो पहले डायरेक्शन को ले लेते हैं, इसी को ऐसे ही मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। समझो अब रब करना शुरू करता हूँ। पहले तो मैंने यहाँ से मेजर करा तो मैं डायरेक्शन, मेरी मेजरमेंट भी ऐसे ही है और करंट भी ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ही घूम रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ZR, ठीक, प्लस ZR। उसके बाद हमारे बच्चों यहाँ से कट करते हुए आ रहे हैं, रब करते हुए, करंट भी ऐसे ही घूम रहा है, मेजरमेंट भी ऐसे ही घूम रही है, प्लस YR, प्लस YR। उसके बाद हमारा करंट भी ऐसे घूम रहा है, करंट उल्टा घूम रहा है डायरेक्शन के से, माइनस XR, फिर ऐसे गए, करंट भी ऐसे घूम रहा है, डायरेक्शन भी ऐसे ही घूम रही है, तो प्लस YR इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ZR, R से सारा R कॉमन लेकर, सारा R कॉमन लेकर 0 के नीचे भेज दे तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो Z प्लस 2Y माइनस X इजिकल टू 0 आ गया, और इस Z की जगह, इस Z की जगह 4/5Y लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 4/5Y प्लस 2Y इजिकल टू X हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, X इजिकल्स टू 10 प्लस 4 14Y/5 आ गया, X भी आ गया, X इन द टर्म्स ऑफ Y आ गया, और Y इन द टर्म्स ऑफ, सॉरी Z भी इन द टर्म्स ऑफ वो आ गया। नाउ अब आप मेरे को एक बात बताओ, हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा था, X प्लस 2Y, X हमारा ये है और 2Y भी Z की टर्म्स में है, तो X हम एक काम करते हैं, X भी इन द टर्म्स ऑफ Y निकाल लिया और Y ओके। चलो अब मान लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट पे R है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, रीसाइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बस ज़्यादा नहीं, इतना सही। अब आप देखो, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, y इजिकल्स टू क्या हो गया, 5x/14। अब आप मेरे को एक बात बताओ, करंट आपकी पूरी नेट टोटल रेजिस्टेंस जो है आपको A और B में R मिल रही है, लेट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB जो है वो है R, कैपिटल R, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इजिकल्स टू क्या हो गया, XR। AB यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना चल रहा है, केवल इतने से पोर्शन में, दिस इज XR है ना, XR। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये पूरे का पूरा ये प्लस ये सारा जितना भी है, ये सारा पिंक वाले रेजिस्टेंस से क्या है, पैरेलल में है कि नहीं है, है या नहीं है। तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल ड्रॉप ग्रीन में हो रहा होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप पिंक लाइन में हो रहा होगा, क्योंकि सी सर्किट पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो सर्किट पैरेलल में, तो क्या करते हैं हम, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर AB के अलोंग XR है तो पोटेंशियल ड्रॉप ग्रीन के अलोंग भी XR ही होगा, ठीक है ना, ठीक है। और वहाँ की हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मानी है, ठीक है, लेट रेजिस्टेंस अलोंग
हमने जो ग्रीन की रेजिस्टेंस अगर R मानी है तो वहाँ पर मतलब पूरे सर्किट में भी तो वोल्टेज ये पैरेलल में है ना, पैरेलल में तो पूरी वोल्टेज भी क्या होगी पैरेलल में भी तो वोल्टेज सेम रहती है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और पैरेलल में हमारी रेजिस्टेंस हमने कितनी मानी है, रेजिस्टेंस हमने मानी है कैपिटल R। ठीक है, यहाँ तक समझे। सर्किट में करंट कितना चल रहा है, x + 2y। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, सर्किट में करंट है x + 2y, तो सर्किट में पोटेंशियल V = IR होता है। तो मतलब कि x + 2y × R। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इस y की वैल्यू क्या है, 5x/14। तो x + 2 × 5x/14 R = क्या हो गया, XR। तो x से x पूरा x कॉमन आ गया, तो स्मॉल r = कितना हो जाएगा, 14 + 5 is 14 + 10 will be 24/14 R। क्लियर। तो R will be equal to 14/24 R। तो R will be equal to 7/12 R। तो कैपिटल R ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मानी थी ना, आ गई समझ में। ठीक है, गुड। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से, एक ट्विस्ट है क्या कि ये सारी रेजिस्टेंस इक्वल हैं, आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक तार कटी हुई है, तो फिर यहीं पे करंट के रीडिस्ट्रीब्यूशन को ही समझना पड़ता है। देखो, यहाँ से जो करंट घुसेगा, यहाँ दो पाथ में जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। बाहर निकालने का रास्ता देखो फास्टेस्ट, जब बाहर निकलेगा फास्टेस्ट तो मतलब क्या हुआ, जो ये निकल रहा है ये इसको चलना पड़ रहा है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, इसको भी 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। इसका ये मतलब है कि दोनों में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप बराबर बराबर होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ समझने के लिए इसे मैं 2x करंट डालता हूँ, जिसमें x यहाँ भेजते हैं, x यहाँ भेजते हैं, भेज दिया। इसके बाद जब यहाँ पर ये जंक्शन पे पहुँचेगा, फिर 2 रास्ते हैं, एक रास्ते में 2 स्टेप हैं और इसको निकलने में 3 स्टेप हैं फास्टेस्ट। इसका मतलब करंट सेम नहीं जाएगा। 2 स्टेप में जो करंट जा रहा है उसको मैं अगर y बोल देता हूँ, तो बाकी बचे में x - y बोलता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर खड़े हो जाओ, 1 स्टेप, ये 2 स्टेप में करंट आ रहा है और ये बड़े 3 स्टेप में या ज़्यादा स्टेप में आ रहा है। तो इसका मतलब जो 2 स्टेप वाला था उसको हमने यहाँ क्या माना था, y। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x - y। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पर x - y है तो यहाँ भी x - y होगा, यहाँ भी x - y है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x - y। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से। डन, इसका हमने एरो नहीं बनाया। अब यहाँ पर भी y है, ठीक है, और यहाँ पर तो आ रहा है हमारे पास y, और यहाँ पर कितना आ रहा है, सॉरी, जब ये करंट यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर खड़े होकर 2 रास्ते हैं इसके पास, 1 2 एंड 1 2, तो बराबर बराबर है। तो इसका ये मतलब होगा कि x - y एंड x - y करंट इधर आएगा, इधर और इधर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें करंट x - y आ रहा है, यहाँ पे करंट y आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो यहाँ करंट आएगा वो कितना रह जाएगा, x - y + y इज़ x। इसी तरीके से यहाँ से करंट x - y आ रहा है, यहाँ से y आ रहा है।
तो नेट करंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई इज़ एक्स। यहाँ भी x आ गया तो करंट 2x बाहर निकल गया। पूरे करंट का पाथ समझ में आ गया, कौन कितना कितना करंट जा रहा है, कितना कितना करंट आ रहा है। नाउ अब हमने निकालना क्या है, फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब बिल्कुल इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ हर रेजिस्टेंस की स्मॉल वैल्यू आर है, तो सबसे पहले क्लोज पाथ ले लो आप, ए बी सी डी ए, क्लोज लूप ये लिया आपने, क्लोज लूप ए बी सी, ठीक है, नाम दे देते अभी सी डी ए, डन। चलो करते हैं शुरू। कैसे डायरेक्शन को मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जी, चलो यू से करके यू डायरेक्शन मान लिया हमने। ए से शुरू करते हैं, ए से शुरू करें तो हमारी डायरेक्शन ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है ना। ना ए पे, ए से शुरू करते हैं, रब करना, जैसे चल रहा हूँ वैसे ही चल रही है, प्लस एक्स आर, प्लस एक्स आर। फिर आगे देखो डी पे गए, जैसे चल रहे वैसे चल रही है, वाई आर। फिर ऐसे चल रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स आर। फिर उसके बाद हम बाहर आए और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे आ गए, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि 2xr प्लस वाई आर इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आ गई। मान लेते हैं कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की कैपिटल आर है, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है, तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x इंटू कैपिटल आर। ठीक बात है ना, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2x इंटू कैपिटल आर। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर देखो E इसके बराबर भी है, E इसके बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 2xr प्लस वाई आर इज इक्वल्स टू 2xr। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से आ गए, ठीक है, क्योंकि हमको कैपिटल आर स्मॉल एक्स इनमें रिलेशन ही डेवलप करना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर के अंदर। टारगेट क्या रहेगा, अब एक और इक्वेशन बनाए जिसमें y इन द टर्म्स ऑफ x लिख दें, और जिससे x और ये वाला x यहाँ कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं। अब एक और क्लोज लूप ले लो आप, इसको अब रब कर दो, और एक और क्लोज ले लेते हैं हम। अब एक नीचे वाला ले लिया ना, एक ऊपर वाला क्लोज लूप ले लेते हैं जिसमें इक्वेशन ना हो। इसका नाम दे देते हैं पहले हम, पूरा नाम नहीं दिया ना, EFGH। अब देखो ध्यान से, E से F से G से H, डायरेक्शन हम मान लेते हैं ये वाली, ठीक है। E से इन क्लोज लूप EFGH, इन क्लोज लूप EFGH। E से ही शुरू करते हैं, E से F पे जा रहे हैं, E से F पे जा रहे हैं। डायरेक्शन भी हमारी मेजरमेंट की डायरेक्शन यही है, और करंट भी डायरेक्शन चल रहा है, तो क्या होगा, प्लस वाई आर। फिर F से G पे जा रहे हैं, F से G पे जा रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन से करंट की डायरेक्शन उल्टी है। करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पर, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई इंटू आर, और माइनस में x माइनस वाई इंटू आर। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं ऐसे, करंट की डायरेक्शन से उल्टे,
तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इंटू आर। फिर उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से आएंगे हम उल्टे, फिर दोबारा उल्टे, तो माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आर इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, वाई आर माइनस 2xr प्लस वाई आर माइनस 2xr प्लस 2y माइनस XR प्लस YR इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2XR माइनस 2XR माइनस 2XR माइनस 2XR, और यहाँ भी आ रही है, ये भी तो आ रही है, माइनस XR प्लस YR और माइनस 2XR, इट इज़ माइनस 5XR। तो दिस एम्प्लाइज माइनस 5XR, और YR कितने हैं, YR है हमारे पास 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 1 5 प्लस 5YR इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 5XR इज इक्वल्स टू 5YR, R से R कैंसिल, मतलब X इज इक्वल्स टू Y। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ गलत है, बराबर नहीं आ सकता। अगर x इज इक्वल टू वाई है फिर तो करंट सेम चल रहा है, कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया है हमने। वाई आर माइनस एक्स माइनस वाई आर माइनस 2x माइनस वाई आर माइनस एक्स माइनस वाई आर, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऐसा हो नहीं सकता। वाई आर प्लस वाई आर, 2YR और 2YR इज़ 4YR, 4YR प्लस 1 इज़ 5YR, ये ठीक है। अब बात करते हैं XR की। अच्छा, यहाँ गलती कर दी हमने, माइनस XR, तो ये 4XR होगा, दिस विल बी 4XR। माइनस 4XR, तो 4XR इज इक्वल्स टू 5YR, R से R कैंसिल, तो Y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4/5x। मैंने आपको यही बात बोली थी कि इस y में हम इसको x के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ 2XR प्लस YR की जगह हमने 4/5x इंटू आर इज इक्वल्स टू 2XR। सारे x कैंसिल हो गए तो कितना रह गया, सारे x कैंसिल हो गए तो क्या हो जाएगा, 2R प्लस 4/5R इज इक्वल्स टू 2R। इसका ये मतलब हुआ 10 प्लस 4 14R/5 इज इक्वल्स टू 2R। इसका ये मतलब हुआ कि R इज इक्वल्स टू 7/5R। दिस इज़ योर आंसर। समझ गए बात को, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे निकाली हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर, बात समझ में आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अब इसके न्यूमेरिकल्स और करेंगे, इसके जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होगा।